बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के लिए अनुदान पर करा सकते हैं रियरिंग तालाब का निर्माण। मुर्गी और बत्तख पालन के जरिए बेसहारा लोगों को रोजगार देने की है योजना। गर्मा फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मछली पालक अनुदान पर कार्प हैचरी की स्थापना और मछली बीज उत्पादन के लिए रियरिंग तालाब का निर्माण करा सकते हैं। कार्प हैचरी की कुल योजना लागत 25 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें 10 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी, जबकि रियरिंग तालाब निर्माण की कुल योजना लागत 7 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें सरकार 4,50,000 रुपए का अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में पशुपालन के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना लागू है। इस योजना के तहत रांची के ग्रामीण 400 बैकयार्ड चूजा, 500 बॉयलर चूजा और बत्तख पालन के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। इसमें ST, SC, दिव्यांग, विधवा और निसंतान दंपत्ति को 90% और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभुकों को 75% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, हाल के दिनों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू नामक संक्रमण रोग के मामले सामने आए हैं। यदि आपकी मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू के लक्षण दिखें तो उन्हें स्वस्थ मुर्गियों से अलग रख दें। उस स्थान को संक्रमण मुक्त करें। नए चूजे लगाएं तो उन्हें अलग रखें। सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगी कि मुर्गियों में अभी बर्ड फ्लू का जो प्रकोप हुआ है उसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। मुर्गियों का नाक से पानी बहना शुरू होगा, उन्हें सर्दी ज़ुकाम होगी, उनका गला से ऊपर का हिस्सा और पैर का हिस्सा वो फूल जाता है और उनका जो कोम्ब होता है वो बैंगनी रंग का हो जाता है और धीरे धीरे करके एक एक करके मुर्गियां मरने लग जाती है आगे चल करके, और इस तरह से बृहद पैमाने पर मुर्गियां मरने लगती हैं। और इसकी रोकथाम के लिए हम लोग इसके जितने भी स्वस्थ मुर्गी हैं और अस्वस्थ मुर्गी हैं, इन दोनों को सबसे पहले अलग करना है। अस्वस्थ मुर्गियों में अगर यह प्रकोप बहुत ज़्यादा है, वो सब मर रही हैं, तो उन लोगों को तुरंत किसी जगह पर गड्ढे कोड़ करके उसमें गाड़ करके ऊपर से चूना से ढक देना चाहिए। और जो स्वस्थ मुर्गियां हैं उन लोगों को अलग रख करके जो नए मुर्गियां ला रही हैं उन लोगों के साथ मिक्स नहीं करना है। उन लोगों को कम से कम 21-22 दिन तक के अंतराल में ही के बाद ही मिक्स करना है, पूरा सिम्टम्स देख लेने के बाद। किसान भाइयों, फूल गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए अविलंब बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में गर्मा फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी लगाएं। फूल गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की ज़रूरत होती है। आसान और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं।
आइए जानते हैं बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। इससे भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारी प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ तभी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। अगर हमारे किसान अपने फसलों और पौधों से अगर उचित मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि उनकी उचित तरीके से देखभाल करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैसे किसानों की जिन्होंने तसर खाद पौधा लगा रखा है, तो उनको कैसे कीटों से बचाएं, उनका किस प्रकार से प्रबंधन करें, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको और विस्तार तरीके से देंगे। और इसी के लिए चलिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, तसर का उत्पादन झारखंड में बड़े पैमाने पर होता है। वन प्रदेश होने के कारण नैसर्गिक रूप से तसर की खेती यहाँ पर पनपा है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो तसर की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है किसान भाइयों कि जानकारी के अभाव में शत्रु कीटों से तसर भोज्य जो पौधे होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुँचता है। ये अब आगे नहीं हो। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी कि तसर भोज्य जो पौधे होते हैं उसको नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से कीट हैं, उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तसर अनुसंधान, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पिस्का नगरी में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर से जब हम तसर भोज्य पौधों की बात करते हैं तो प्रमुख जो झारखंड के लिए जो प्रमुख जो भोज्य पौधे हैं वो कौन कौन से हैं और कीट कितना प्रभावित करता है इनको? आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा, तसर भोज्य पौधों में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं और कौन कौन सा तसर भोज्य पौधा है। प्रमुख भोज्य पौधा हम निर्धारित करते हैं। हमारा जो तसर कीट है वो किस पौधों को खाने के लिए प्रीफर करता है जी, उसके आधार पे हम लोग दो कैटेगरी का भोज्य पौधा का चयन करते हैं। पहला होता है प्राथमिक भोज्य पौधा, दूसरा होता है द्वितीयक भोज्य पौधा। प्राथमिक भोज्य पौधा में मुख्य रूप से आसन, अर्जुन और साल आता है। द्वितीय भोज्य पौधा में आपका ये जामुन है, बेर है और भी बहुत सारे भोज्य पौधे इस कैटेगरी में आते हैं जी। अभी हम लोगों का संस्थान एक नया प्राइमरी फूड प्लांट्स, प्राथमिक भोज्य पौधा की खोज किया है, उस लेजिस्ट्रोमिया स्पेसियोसा। अच्छा। लेजिस्ट्रोमिया स्पेसियोसा न केवल बहुत तेजी से, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं गेस्टेशन पीरियड, मतलब उसकी नर्सरी से लेके रेयरिंग करने तक का कितना समय लगता है। जनरली आसन और अर्जुन के लिए 3 से 4 वर्ष का आवश्यकता होती है, जबकि लेजिस्ट्रोमिया पे 2 वर्षों के बाद ही हमारे जो किसान भाई हैं वो कीट पालन शुरू कर देते हैं। तो ये एक हमारे संस्थान का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि किसान भाइयों के लिए आसन अर्जुन के अतिरिक्त लेजिस्ट्रोमिया स्पेसियोसा, जो कि न केवल क्वालिटी युक्त पत्ती का उत्पादन हो रहा है, बल्कि इसमें जो रोग है या कीट है वो भी कम लग रहे हैं। बिल्कुल। तो अर्जुन, आसन और ये जो लेजिस्ट्रोमिया जी, तो ये जो पौधे हैं इनमें कई तरह के कीट लगते हैं डॉक्टर साहब। कौन कौन से कीट मुख्य रूप से लगते हैं और कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें, जैसे आपने बताया कि जो नए पौधे हैं उनमें कीट लगता है, जो बड़े पौधे हैं, क्या किन पौधों में कीट ज़्यादा लगता है जो भोज्य पौधे होते हैं? तसर भोज्य पौधों में यदि हम किसान भाइयों को बोलें तो मुख्य रूप से यदि किसान भाई डिवाइड कर दें 2 तरह से, एक तो तना को कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरा पत्ती जी, पत्ती को कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो तना को मुख्य रूप से जो है तना भेदक कीट, जिसको स्टेम बोरर बोलते हैं, छाल बच्छी कीट, बारकीटर और दीमक प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। उसी तरह हम बात करें पत्ती की, तो पत्ती को मुख्य रूप से गाल 30 to 40% लॉस हमारा जो पत्ती का है नुकसान है वो गाल कीट के द्वारा हो जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं डीफोलिएटर। डीफोलिएटर में मेजून बीटल होता है, एसवीविल होता है, विपरर तसक मोथ होता है और
कीट पाए जाते हैं। जी, तो जो आप बता रहे हैं तना को जो नुकसान पहुंचाते हैं, ये जो कीट है इनका प्रबंधन कैसे करें? और जैसे दीमक है, ये झारखंड की मिट्टी में इस तरह के जो कीट हैं ज़्यादा पाए जाते हैं, किस तरह से इसका प्रबंधन किया जा सकता है? तना को जो अभी मैंने बताया कि तना छेदक, जी, उसका सबसे बड़ी बात है कि प्रबंधन से अच्छा है, वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से यदि बचाव शुरू कर दिया जाए, देख रेख शुरू कर दिया जाए, तो हमें प्रबंधन करने की कोई जरूरत नहीं। यदि हमारा किसान मॉनिटरिंग कर रहा है, वीकली मॉनिटरिंग कर रहा है, एक फील्ड में जा रहा है, और उसको जैसे किसी भी पौधे को में तना में कीटमल जो तना छेदक होता है, जैसे वो फीडिंग करना शुरू करता है लार्वा बन के, तो कीटमल बाहर आता है। यदि वो कीटमल को पहचान गया, तब हमारा फार्मर जो है, हमारा किसान है, वो जान जाएगा कि ये जो पौधा है वो तना छेदक द्वारा प्रभावित है। तो उसको उसी दौरान साइकिल का स्पोक है, एल्युमिनियम वायर है, आयरन का छोटा रॉड है, उससे उसको मार के वहीं पे समाप्त कर देगा। कभी कभी क्या होता है, मॉनिटरिंग हमारा किसान नहीं कर पाया, बहुत नीचे तक चला गया वो, उस दशा में क्या करना है, पेस्टिसाइड भी मौजूद है, मगर क्या है, हमारा जो सिस्टम है, तसर कल्चर है, उसमें कीटनाशी का प्रयोग न्यूनतम किया जाना वर्जित है। हाँ। क्योंकि हमारा पूरा इंडस्ट्री उद्योग ही एक बेनिफिशियल इंसेक्ट पे डिपेंड करता है जी। तो उस दौरान क्या करेगा हमारा फार्मर की, यदि होल बना के वो नीचे चला गया है, तो कॉटन लेगा, रुई, उसको केरोसिन ऑयल में डिप करेगा, केरोसिन ऑयल को उस होल में इंसर्ट करेगा, और काली मिट्टी यदि मिल गया उसको, तो उसको प्लास्टर कर देगा। अच्छा। जैसे केरोसिन ऑयल का फ्यूम बनेगा, फ्यूम की वजह से वो जो लार्वी है तना छेदक का, वो मर जाएगा। तो पहला तना छेदक का एक तो शुरुआती दौर में ही मॉनिटरिंग करके इस साइकिल स्पोक से मैनेजमेंट कर देगा, या इस स्थिति में आता है तो किसान भाइयों को लगातार अपने पौधों की जानकारी रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो बचाव है, वो सबसे बड़ा ये है इसका, जो किसी भी चाहे न केवल हमारा तसर कीट पालन, इवन कृषि में भी जो कीटनाशी का प्रयोग लास्ट ऑप्शन होता है। जहां तक हमारे किसान भाइयों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कीटनाशी का प्रयोग ना करें। अब हम दूसरे कीट की बात करेंगे, छाल बच्छी। छाल बच्छी ऐसा कीट है इस जो रात्रि में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। छाल को, जैसा नाम ही है इसका, नाम ही छाल बच्छी, छाल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जब भी इसका लार्वी जो मादा तितली होती है, जब अंडा देती है, तो अंडा हैच करने के बाद पहले ये ऊपर से एक लेयर जाल बनाता है। ये रात्रिचर है, मतलब इसको सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं है। तो अच्छा। पहले अपने छिपने का रास्ता तैयार करेगा, उसके बाद बार्क को खाना शुरू करता है। इसका भी वही लक्षण है, हमारे किसान भाई उसको पहचान सकते हैं। ये जहां भी लगेगा ऊपर से एक जाल बना रहेगा। अच्छा। जब भी वो तना पे किसी भी तरह का छोटा जाल देख रहे हैं, उस जाल को हटाएंगे। जैसे वो हटाएंगे, यदि शुरुआती दौर में है तो वो ऊपर ही वो लार्वी मिल जाएगा। इसको भी साइकिल स्पोक या मैनुअली जैसे भी वो मार के खत्म कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन में ये बहुत डीप में नहीं जाता है, जैसा इसका नाम है, बहुत माइनर डीप में जाता है। इसको भी स्पोक से मारा जा सकता है। बिल्कुल। अभी छाल बच्छी कीट के लिए हमारे संस्थान ने डेवलप किया है नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, नीम आधारित कीटनाशी। उसमें क्या करना है, किसान भाई को 1 kg नीम लीफ, नीम का पत्ता ले लेना है, 2 से 2.5 लीटर बटर मिल्क, बटर मिल्क नहीं है तो दही है, दही मिल गया गांव में, और 200 ग्राम 100 ग्राम दही लेके उसको पानी में मिक्स करके 2 से 2.5 लीटर बना ले सकते हैं। और बनाने के बाद क्या है, उसको एक मिट्टी के घड़े में 10 से 15 दिन के लिए अंधेरे डार्क रूम में रख देंगे उसको। और रखने के बाद क्या करेंगे कि 15 दिन के बाद फिर उसको लाएंगे, और उसमें से निकाल के सिलबट्टे की सहायता से, मिक्सी की सहायता से, या उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हाथ से भी क्रश करेंगे तो वो पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। जब पेस्ट के फॉर्म में आएगा, उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मसलिन क्लॉथ की सहायता से फिल्टर कर लेंगे। वो जो भी एक्सट्रैक्ट मिला वो उसको बोलते हैं मूल सॉल्यूशन। अच्छा। अब मूल सॉल्यूशन में यदि 1 लीटर मिला, 9 लीटर पानी मिला दीजिए, 1:9 या 10 के रेशियो में, और उससे
छिड़काव कर देते हैं। बार्क से प्रभावित जो है, पहले बार्क को हटा लेते हैं, उसके बाद उसका स्प्रे करते हैं। इसका जो ये बिल्कुल घर पे तैयार किया जा सकता है, भाई अपने लेवल पर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी इसका हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया में, तो ये न केवल छाल बच्ची लार्वी को मारने का काम कर रहा है, बल्कि जो तना हमारा नुकसान हो गया है उसको भी ये रिजुविनेट, यानी उसकी रिकवरी भी कर रहा है। हाँ, फिर से वो अच्छा उसमें शाइनिंग आ रहा है, और अच्छी तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा ही उपयोगी है। इवन इसके जो सोल्यूशन है उसका हम लोगों ने एनालिसिस करवाया था। माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अच्छा खासा, आपका जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है। तो ये इसका एक तरह से पौधे को भी लाभ और जो हमारा जो तसर कीट है उसको भी लाभ। और यदि हमारे किसान इसको स्प्रे कर देते हैं 1:40 के रेशियो में, न केवल 1:10 रेशियो में हम बार्कीटर के लिए करेंगे, 1:40 के रेशियो में यदि हम पत्तों पे छिड़काव कर दें, तो जहां पत्तों में लगने वाले गाल, अभी बात करेंगे कुछ देर बाद हम पत्तों के बारे में, तो गाल और डिफोलिएटर का प्रबंधन करेंगे, बल्कि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है, सूक्ष्म पोषक तत्व, पेड़ के बढ़वार के लिए भी अच्छा होगा। अब तीसरा जो हानिकारक कीट होता है तना को, वो दीमक है। दीमक को सभी लोग जानते हैं। एक तरह से उसका सिम्टम्स ये है कि पेड़ के ऊपर एक मिट्टी का लेयर बना रहेगा। इसके लिए भी शुरुआती दौर में यदि हमारा किसान सतर्क है, जैसे कहीं दिखता है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, और नीम आधारित कीटनाशी का इस पे भी उपयोग करके वो इसको मैनेजमेंट कर सकता है। कीटनाशी भी अवेलेबल है, बाकी हम लोग जहाँ पहले भी मैंने बताया कि हम लोग कीटनाशी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो प्रमुख तना को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, हमारे किसान भाई अपने स्तर पे ये प्रबंधन कर सकते हैं। और जब तना को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा गया, तो निश्चित रूप से जो पौधों का भी अच्छा विकास होगा और पेड़ का भी बढ़वार अच्छा रहेगा। ये तो हो गई जो तनों की आपने बात की। अब जो पत्तों की बात करते हैं, क्योंकि मुख्य भोज्य जो है वो तो पत्ता ही है। तो जो पत्तों में जो कीट लगते हैं, जैसे आपने बताया कि गॉल लगता है, तो इसका किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है? एक तो आपने बताया कि अभी जो सॉल्यूशन आपने बताया उससे भी बहुत सारे जो कीट हैं वो मर जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका क्या उपाय हो सकता है? तो सर, भोज्य पौधे में जो पत्ती को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, पहले भी मैंने बताया गाल प्रमुख है, गाल के बाद डिफोलिएटर है। इनका इन्फेस्टेशन रीजन टू रीजन, जैसे हम सभी लोगों को पता है कि पूरे भारत में 15 प्रकार की एग्रोक्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं। हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन का जो मौसम है, मिट्टी है, टोपोग्राफी है, अलग अलग है। उसी आधार पे 15 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा तने को, ये पत्ती को हानि पहुंचाने वाले कीट भी हैं, ये रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। हाँ। किसी रीजन में बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, किसी रीजन में नहीं पाए जाएंगे। इसमें एक और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, किसी भी बीमारी या शत्रु कीट के आने के लिए 3 कारक का होना जरूरी होता है। पहला होता है होस्ट। होस्ट मतलब हमारा भोज्य पौधा हो गया, आसन अर्जुन का पौधा हो गया। दूसरा होता है पेस्ट। पेस्ट हो गया गाल, डिफोलिएटर में मेजून बीटल, रेड बीटल, वेपर तोषक मोथ, और जो एक आध दो और पेस्ट है। और तीसरा जो मुख्य कारक होता है वो पर्यावरण, इन्वायरमेंट जी। यदि दोनों कारक हैं उपलब्ध, भोज्य पौधा ही रहेगा, कीट भी हमारा है, मगर जो मौसम है वो उसके अनुकूल नहीं है, तो उसकी आक्रामकता कम पाई जाएगी। उसके प्रबंधन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मगर दूसरे केस में यदि मौसम अनुकूल हुआ, ये तो तीनों चीज़ हैं, पौधा भी है, शत्रु कीट भी है, और अनुकूल मौसम भी है, तो बहुत तेजी से इसका ग्रोथ होता है। उस दशा में हमें प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब हम गाल कीट के बारे में करेंगे। इसमें मुख्य जनरली क्या है, यदि कम भी नुकसान हो तो 10 to 20% नुकसान हो जाता है, और सीवियर कंडीशन, गंभीर नुकसान की अवस्था में 40 से 60% तक पत्तियों का नुकसान हो जाता है। इसमें जैसे हमने बताया ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को भी किसान हमारा यूज कर सकता है गाल को प्रबंधन के लिए जी। वो कैसे, हम लोग
किसान भाई 6 फीट पे तसर भोज्य पौधों को कीट पालन के लिए प्रूनिंग और पोलार्डिंग करते हैं। हर पोलार्डिंग करते हैं 3 साल पे और हर साल साइट क्लिपिंग या प्रूनिंग बोलते हैं, प्रूनिंग करते हैं। तो ये प्रूनिंग कब करना है, यदि हमारे किसान भाइयों को पता है कि किस समय प्रूनिंग करना है, तो उस समय यदि प्रूनिंग करेंगे तो जो गाल इंसेक्ट है वो कम लगेगा और पत्ती अच्छा मिलेगा उसका। तो ऐसे जब आप कटाई छटाई की बात करें तो छटाई कब करनी चाहिए? जो बहुत सारे किसान भाई जो जुड़े हैं अभी, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। छटाई करने का भी समय है और वो समय निर्धारित होता है जो हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के बेस पे। प्रीवियस में क्या कंडीशन था, प्रीवियस में हमने कभी 1 मई को प्रूनिंग किया, 10 डेज इंटरवल पे या 15 मई को 1 फरवरी में प्रूनिंग किया फर्स्ट क्रॉप के लिए, 15 फरवरी में मैंने प्रूनिंग किया, मार्च में 1 में किया, 15 मार्च को किया, 1 अप्रैल को किया। तो ये निर्भर करता है, ये 15 डेज के इंटरवल पे हमने प्रूनिंग किया जी। अब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि किस प्रूनिंग डेट में हमें गॉल इंसेक्ट कम मिल रहा है और पत्ती की क्वालिटी अच्छा मिल रहा है। वो उस रीजन के लिए, ये सारे रीजन के लिए नहीं, उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए वो तिथि हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस डेट पे इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के किसान प्रूनिंग करेंगे तो पत्तियों का जो उत्पादन है, क्वालिटी है, वो अच्छा मिलेगा और पेस्ट से नुकसान या कीट से नुकसान कम होगा। तो इसके लिए जो फर्स्ट क्रॉप के हमारे किसान करते हैं उनको हम लोग सलाह देते हैं कि 15 मार्च तक प्रूनिंग कर दें, ताकि झारखंड एरिया में, दूसरे एरिया में उसका 5 to 10 डेज 20 डेज अलग समय हो सकता है, वो निर्भर करता है। झारखंड रीजन के लिए 15 मार्च को प्रूनिंग करने फर्स्ट क्रॉप के लिए, जबकि द्वितीय क्रॉप के लिए लास्ट वीक जो अंतिम सप्ताह है अप्रैल का, उस समय प्रूनिंग करने से पौधों में पत्तियों का उत्पादन और उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा मिल रहा है और जो गाल इंसेक्ट है वो कम पाया जा रहा है। बहुत संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे जो कीट है उससे बचाव के लिए जितने भी आपने बातें, कितना लाभदायक होता है, मतलब फसल में कितना परिवर्तन होता है अगर कीट का सही समय पर नियंत्रण किया जाए? काफ़ी संक्षिप्त में जानना चाहिए। यदि हम संक्षिप्त में बोलें तो सभी जो पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं वो 30 to 50% तक, यदि सीबीआईटी जैसे अनुकूल मौसम मिल गया तो नुकसान पहुंचाते हैं। और उत्पादन जो हमारा है तसर रेशम कीट का कोकून, वो पूरी तरह निर्भर करता है कि कैसी पत्ती है, कितना पत्ती है। मान लीजिए हमारा गुणवत्ता क्या है। 1 हेक्टेयर में जनरली हम लोग फार्मर को 200 DFL देते हैं रेयरिंग करने के लिए जी। और पत्तियों का नुकसान लगभग 30 to 40% ऐसे हो गया तो वो 200 DFL का रेयरिंग नहीं कर पाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके अलावा यदि पत्तियों की क्वालिटी खराब है तो सिल्कवर्म जो खाएगा उसका भी हेल्थ अच्छा के अनुसार नहीं होगा। तो कीटों का नुकसान, कीटों से अपने भोज्य पदार्थों को, पौधों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसका नियंत्रण सही समय पर किया जाए और ज़रूरत पड़े, अगर अनुकूल मौसम हो तो प्रबंधन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। किसान भाई, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।